यंग लेडीज़ आई तो मतलब होंगी 30-35 साल की, क्रॉस लेग नहीं बैठ सकती, आलती पालती जी, मार के जो जी, बैठना जी, है वो जी। नहीं बैठ ये सकती। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कुछ टिपिकल पोज़ीशंस हैं जिन पे हमारे नी के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टेयर क्लाइंबिंग और लो हाइट सेटिंग उनके 2 पोज़ीशंस हैं जिसमें हमारे नी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। कि खड़े खड़े पानी ना पियो, क्योंकि वो पानी सीधा घुटनों में जाके अटक जाता है। ये भी एक प्रचलित नहीं, कहावत थी ऐसे। वो कहावत थी। अब बात करें आपके आपके इस क्वेश्चन से मुझे 3 शब्द सामने आए। तो ये क्या कारण है कि आजकल इन छोटे से उम्र में ही ये सब स्टिफनेस आ रही है? हेलो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में टोटल 187 जॉइंट्स हैं, पर आपको पता है सबसे ज़्यादा जल्दी खराब कौन सा जॉइंट होता है? नी जॉइंट। और उठते बैठते भगवान को याद करते हैं जब नी जॉइंट में पेन होता है। घुटने में पेन क्यों हो जाता है? चोट लगने से, फ्लोर को स्क्रब करने से, सीढ़ी चढ़ते हुए, और कभी कभी फिसलन की ज़मीन पे फिसल जाते हैं, उससे चोट लग जाती है। पर दर्द असह्य हो जाता है तो डॉक्टरों का सहारा लिया जाता है। भगवान ने ये तो सोच के घुटने नहीं अपने डिज़ाइन किए थे ना कि अपन धरती पे आएंगे और फुटबॉल खेलेंगे, सॉकर खेलेंगे, कारपेंट्री करेंगे, प्लम्बरी करेंगे, स्क्वैटिंग करेंगे और नीलिंग करेंगे। उन्होंने ये तो नहीं सोचा था। पर अब जब धरती पे आए हैं तो ये सब काम करने पड़ रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, नी अपने कमज़ोर पड़ रहे हैं। मोटा होना एक कारण है जिससे आपका वजन पूरा नी पे पड़ता है। तो आप अपने आप को स्लिम ट्रिम रखें, पतला रखें, एक्सरसाइज करें। नी कैप या रैप्स या ब्रेसेस जो पहनते हैं पैरों में कि भाई दर्द रुक जाए, वो आप बिल्कुल नहीं पहने, क्योंकि नी कैप जो होता है वो जॉइंट के ऊपर जाके आपको अड़चन देता है, अटकता है। दवाइयाँ आप ले लेंगे, भाई दर्द हो रहा है दवाई ले लो एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो क्या होगा जब आपका पेट में तकलीफ़ हो जाएगी। एक्सरसाइज छोटी उम्र से ही चालू रखें ताकि आपके मसल स्ट्रांग हों। और एक्सरसाइज में क्या करें? स्विमिंग करें, साइकिलिंग कौन सी लें? साइकिल लें, लो गियर वाली साइकिल लें, ताकि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े पैडल करने में। और हार्ड सरफेस पे कभी वॉक नहीं करें। आइस का तो आपको पता ही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। जब भी आप कोई हैवी एक्टिविटी करें तो आइस पैक का आप प्रयोग जरूर से करें। पुराने जूते चलाते ही रहते हैं, अपन चलाते ही रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उनका अलाइनमेंट चेंज हो गया है। आप करीब 4 से 6 महीने तक जूता चलाएं और उसके बाद चेंज करें। और अगर जूते को बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं तो 2 महीने में ही जूते को हटा दें। और तुरंत अगर दर्द हो तो आप प्लीज़ टेंशन रिलीव करने के लिए मसल के रब करें, कोई ऑइंटमेंट से या एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई ऑयल हो उससे। और आजकल तो इतनी सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपी हैं, जैसे ओस्टियोथेरेपी, ओस्टियोपैथी, हाइड्रोथेरेपी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज, केरला मसाज होती है, रिफ्लेक्सोलॉजी। कहते हैं ना कि अगर आपका एल्बो आप नी पे ऐसे जॉइंट करें तो आपके रिफ्लेक्सेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी, आप किसी रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। इन सबको आजमाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर साहिल सोही। He is an distinguished orthopedic surgeon. He has done his MBBS from UCMS GTB and GTB Hospital, New Delhi, and he has obtained an highest degree DNB Ortho from Artemis Hospital, Gurgaon. Recognized for his surgical fineness, he has done lot of surgery in arthroplasty, arthroscopy, spine related problem, and even pediatric orthopedics. He is currently working at Deen Dayal Upadhyay Hospital, New Delhi, and if you want to consult him, we have put his numbers and his Instagram handle. You can contact him and consult him for your problems. It's pleasure to have you, Dr. Soi. एंड मेरे कई क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख्याल से सब ऑडियंस के भी हैं, और मैं चाहूँगी कि वो उनका आप बहुत सरलता से जवाब दें ताकि उनके समझ में आए और वो इस प्रकार से डॉक्टर को अप्रोच करें, बेधड़क डॉक्टर को अप्रोच करें।
तो एक यंग लड़के ने ये क्वेश्चन मेरे पास सामने रखा है कि मैं 22 साल का हूँ और जब मैं बैठता हूँ काफ़ी टाइम तक और उठता हूँ, उसके बाद मेरा नी बहुत हर्ट करता है, बहुत दर्द करता है। तो ये क्या कारण है कि आजकल इन छोटे से उम्र में ही ये सब स्टिफनेस आ रही है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने रखा प्रिया जी मेरे सामने। और आजकल की यंग जनरेशन में प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ दो हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। बात करें विटामिन डी डेफिशिएंसी की तो वो भी दो रीजंस के कारण ऐसा आता है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें विटामिन डी की जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। प्लस अनदर रीज़न इज़ लैक ऑफ सनलाइट। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में 20-22 साल के बाद यंग जनरेशन काम करना स्टार्ट कर दी है, तो हमने अपने आप को नेचर से और प्रकृति से बहुत ज़्यादा अलग कर लिया है। दिन का मोस्टली सारा टाइम हम एसी चैम्बर में बंद होते हैं और वहां से निकल के रात को घर जाते हैं या पार्टी करते हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन है। तो सनलाइट एक्सपोजर तो उन्हें मिलता ही नहीं है। सनलाइट एक्सपोजर ना होना और डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के कारण भी नी में पेन और स्टिफनेस आती है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है, आजकल की यंग जनरेशन के सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते उनको एक्सरसाइज करने का ही मौका नहीं मिलता। उसके कारण जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे जो मसल्स हैं नी के अराउंड, हमारे थाई मसल्स हैं जिसमें हम क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की बात करें, तो उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का मौका नहीं मिलता। और जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मसल स्ट्रेंथन नहीं होगा। मसल स्ट्रेंथन नहीं हो रहा तो उससे हमारा बोन्स और अल्टीमेटली जॉइंट जो है वो वीक हो जाएगा। जब जॉइंट वीक होगा तो इसको हम बोलते हैं लंबे समय तक, दूसरा जो कॉर्पोरेट में देखा गया लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो आजकल का फैशन है कि आई वर्क फॉर 10 आवर्स या आई वर्क फॉर 12 लॉन्ग आवर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप और द कंप्यूटर। उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा नी एक ही पोजीशन में है, हम उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं RSI, विच इज कॉल्ड रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी। हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है कि कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इसके कारण रिपीटेडली हम अपने जॉइंट्स को इंजरी की तरफ लेकर जा रहे हैं बैठे बैठे। जी, तो इसके लिए मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अच्छा रखिए, सनलाइट एक्सपोजर जरूर रखिए, और आइडियली इट शुड बी लाइक 45 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स। आप 45 मिनट्स तक एक जगह पे बैठ के काम कीजिए और 5 मिनट के लिए कोई एक्टिविटी जरूर कीजिए। अगर 45 मिनट संभव नहीं है तो एक से सवा घंटे के बीच में अपने डेस्क से एक बार जरूर उठिए। भले ही वो ब्रेक पानी पीने के लिए हो सकती है, वो कॉफी लेने के लिए हो सकती है, वो चाय पीने के लिए हो सकती है, वो बॉस को हाय हेलो करके फिर से वापस आने के लिए हो सकती है, लेकिन आपको अपने डेस्क से, अपनी चेयर से उठना बहुत जरूरी है। ऐसा करते रहिए। ये सब करने के बाद भी अब बात आए अगर एक्टिविटीज की या स्पोर्ट्स की, तो यंग जनरेशन में देखा गया है तो दे ओनली गेट संडे, दे वर्क फॉर मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे में नी को एक पोजीशन में रखा गया, संडे को दे प्ले सम स्पोर्ट्स, दे टेनिस खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर इंजरी हो गई। तो आपका मसल्स, आपकी बोन्स, आपकी जॉइंट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस एक्टिविटी के लिए। तो एक्सरसाइज शुड बी अ कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस। यू शुड स्पेंड डेली एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा फॉर योर बॉडी टू स्ट्रेच एवरी जॉइंट, टू स्ट्रेंथन एवरी मसल, और मे बी एटलीस्ट 4 days a week। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं किया और एक दिन बहुत रिग्रेस किया, उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप ट्रेन प्रोफेशनल की मदद से ही करिए। अभी हाल ही में ना मेरे घर कोई पूजा थी, तो यंग लेडीज आई, तो मतलब होंगी 30-35 साल की, क्रॉस लेग नहीं बैठ सकती, आलती पालती मार के जो बैठना है वो नहीं बैठ सकती। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कुछ टिपिकल पोजीशंस हैं जिन पे हमारे नी के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टेयर क्लाइंबिंग और लो हाइट सेटिंग, उनके दो पोजीशंस हैं जिसमें हमारे नी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। अब जब हम स्टेयर क्लाइंब करते हैं और क्लाइंब डाउन करते हैं, हमारी बॉडी की और नी की बायोमैकेनिक्स कुछ इस तरह की है कि व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तो आपके बॉडी वेट का 4 to 5 टाइम्स वेट आपके नी जॉइंट के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए यदि आपका वेट 70 kgs है
तो मोर देन 300 अप्रोक्सीमेटली केजीज वेट जो है वो आपके जॉइंट्स के ऊपर पड़ रहा है। तो स्टेयर क्लाइंबिंग जो है एक एज के बाद, मैं यंगस्टर्स की बात नहीं करूंगा, मैं मिडिल एज के बाद बात करूंगा, 35 40s 40 50s में आपको स्टेयर क्लाइंबिंग अवॉइड करनी चाहिए। जितना पॉसिबल हो आप लिफ्ट का या एस्केलेटर्स का यूज कीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप वॉक कर सकते हैं कितना भी, आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग अवॉइड कीजिए। दूसरा बात करें तो लो सिटिंग की, सिटिंग क्रॉस लेग और स्क्वेटिंग दोनों ही पोजीशंस ऐसे हैं जिसमें नी एक्सेसिव बेंडिंग होती है, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप आपने बताया अभी कि आपके घर में कोई पूजा थी, हाँ। जी, तो भगवान जो है वो आपकी श्रद्धा से बहुत खुश होते हैं। सच्चे मन से कुर्सी पे बैठ करके भी अगर भगवान की पूजा की जाए तो भगवान आपको आपकी श्रद्धा के अनुसार उतना ही फल देंगे। वो ये नहीं देख रहे कि आप क्रॉस लेग बैठे हो या स्क्वेट कर रहे हो। अगर ऐसा करके आपको पेन हो रही है तो आपका पूजा में तो ध्यान और भंग हो रहा है। तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। नॉट टॉकिंग अबाउट चेयर, मैं श्रोताओं को आपके इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि सिटिंग के लिए भी हमें एक हार्ड कुशन चेयर यूज करनी चाहिए। आइडियली सोफा भी नहीं, बिकॉज हम व्हेन वी सिट ऑन द सोफा तो हमारा जो शरीर का वजन है उसके कारण हमारे सोफा की जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो भी नीचे हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि हमें जमीन से 18 इंचेस मतलब 1.5 फुट ऊपर बैठना है, या आइडियली हम जब भी बैठे तो हमारे हिप्स और हमारे नीज बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली, ताकि हमारे नी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो ना पड़े, हमारा बॉडी वेट नी पे बहुत ज्यादा असर ना करे। तो क्रॉस लेग और स्क्वेटिंग से अगर आप किसी फंक्शन में अचानक बैठे हो और ऐसा पेन आता है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको पहले कुछ दिन तो आइस पैक्स लगाने चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, स्टेयर्स अवॉइड करनी चाहिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कारण अगर पेन हो रही है तो आइस पैक्स उसको कंट्रोल करेंगे। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकते हैं। उससे भी अगर रिलीव नहीं हो रहा तो अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर संपर्क कीजिए, वो आपको प्रॉपर पोजीशंस और इलाज जरूर बताएंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को ऐसे ही बताया कि मेरे घुटनों में पानी भर गया है। तो ये क्या होता है कि जॉइंट पेनफुल हो जाता है और सोलन हो जाता है फ्लूइड से। जी तो जी। इसमें अगर, और कई बार तो मेरी सासू जी कहा करती थी खड़े खड़े पानी ना पियो, क्योंकि वो पानी सीधा घुटनों में जाके अटक जाता है। ये भी एक प्रचलित कहावत थी ऐसे। वो कहावत थी। अब बात करें आपके इस क्वेश्चन से मुझे 3 शब्द सामने आए। पेनफुल स्वोलन जॉइंट विद फ्लूइड। ठीक है, अगर कोई जॉइंट में आपका, सपोज हम नी की बात कर रहे हैं, इसमें दर्द है, इसमें स्वेलिंग है और आपको लगता है कि कुछ फ्लूइड जैसा फील हो रहा है, तो दैट इज साइनोवाइटिस। नी के अराउंड जो नी जॉइंट के अराउंड जो साइनोवियम होता है उसकी इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं साइनोवाइटिस। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रिएक्टिव साइनोवाइटिस मतलब कि कोई रिएक्शन हुई है जिसके कारण साइनोवियम जो है वो इन्फ्लेम हो गया है। इसका कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब नी में टीबी ही है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन है, ग्लोबली जितना ट्यूबरकुलोसिस का लोड है उसमें 1/5 केसेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाए जा रहे हैं, जिसका गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव कोशिशें कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी टीबी का भी निजात पा सकें। तो टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की जो बोन टीबी की फर्स्ट स्टेज है नी में, वो है साइनोवाइटिस। आपको दर्द होगा, स्वेलिंग होगा और लगेगा कुछ फ्लूइड जैसा है। इन्फ्लेमेशन की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा सिर्फ आपको नी में भी अनुभव हो रहा है, नी में ही हो रहा है या बाकी जॉइंट्स में भी हो रहा है। अगर आपकी हाथों की उंगलियों में भी अकड़ावट है, आपको बैक पेन भी है, आपको जब आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको स्टिफनेस हो रही है हाथों में, बैक में, फिर आप कुछ एक्टिविटी करते हो उसके बाद रिलीव हो रही है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ आपके सिम्टम जा रहे हैं। दूसरा, आजकल जो देखा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हों। मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस करके भी एक समस्या है जो यंग टू मिडिल एज में देखी गई है। उसके कारण भी हो सकता है। अब इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। तीसरा कॉज जो हम भूल जाते हैं वो है ट्रॉमा।
जो सबसे सिंपल है। हो सकता है आपको चोट लगी हो, आपने ध्यान ना दिया हो, आप रात को नींद में उठे, पानी पीने के लिए किचन गए या वॉशरूम गए, आपका घुटना अंधेरा था, बेड के कोने से टकराया, सुबह उठे आपको याद ही नहीं है कि आपको चोट लगी थी, तो वो कारण भी हो सकता है। तो अगर आपका ज्वाइंट पेनफुल है, स्वोलन है, एडिमेटस है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर्स को दिखाइए। वो आपसे हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद आपके इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस और हिस्ट्री के बाद जब समझ में आ जाएगा उसका कारण क्या है, तो हर कारण का इलाज संभव है। एक ये एर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है नी पे, जिसको मतलब एथलीट नॉर्मली क्या होते हैं ना, एथलीट होते हैं खेलते खेलते उनका लिगामेंट कभी इंजरी हो जाती है। जी। तो इसमें क्या फायदेमंद है ये सर्जरी? जी, ये बहुत अच्छी सर्जरी है। एर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। इसे हम बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, स्कोपी का मतलब कैमरा, इट्स स्पेशलाइज्ड कैमरा। हम जॉइंट के अंदर, पहली बात तो ये सर्जरी मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये सर्जरी में कोई भी इंसिजन या चीरा नहीं लगाया जाता, इसे की होल सर्जरी कहते हैं। जितना कार के की का साइज है ना, सिर्फ उतना एक पंचर किया जाता है दोनों तरफ नी के, तो हमारे 2 छेद बनते हैं। पहले होल में, एक होल में हम कैमरा डालते हैं जिसे हम आर्थ्रोस्कोप बोलते हैं, विच इज अ स्पेशलाइज्ड कैमरा। तो उससे हमें फुल एचडी व्यू हमारे सामने लगी स्क्रीन पे दिखाई देता है। और एक होल से हम जॉइंट को विजुअलाइज कर रहे होते हैं आर्थ्रोस्कोप से, और दूसरे होल से हम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके सर्जरी कर रहे होते हैं। अब इसमें डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है। अगर आपको कोई नी में प्रॉब्लम है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या प्रॉब्लम है, तो कभी कभी डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी भी की जाती है। कैमरे की मदद से हम जॉइंट पूरा विजुअलाइज करते हैं और सामने देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम का निजात पाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके करते हैं। जो आपने बताया, ये सर्जरी यंग में और एथलीट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादा देखी गई है क्योंकि लिगामेंट इंजरी हो रही है। अब लिगामेंट्स की बात करें तो 2-3-4 कॉमन लिगामेंट्स हैं, और वैसे तो बहुत सारे हैं, बट ACL और मेनिस्कस या PCL टियर आपने सुना होगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर या मेनिस्कस टियर। मेनिस्कस भी 2 होते हैं, एक मीडियल मेनिस्कस जो अंदर की तरफ है, लेटरल मेनिस्कस जो बाहर वाली तरफ है। यूजुअली यंग एडल्ट्स में हमारा ACL इंजरी या मेनिस्कस बहुत कॉमन है, स्पेशली फुटबॉलर्स में या क्रिकेट प्लेयर्स में। जब वाइल रनिंग और वो इंजरी हो जाती है, उसमें हमें ऐसा होता है कि घुटने में दर्द हो रहा है, और जो एक सिम्टम सामने आता है वो ये है, आपको चलते चलते लगता है कि इंस्टेबिलिटी फील होती है, कि उसे हम बोलते हैं गिविंग अवे, कि हमारा घुटना बाहर आ जाएगा। तो ये सर्जरी 100% सेफ है, सिक्योर है, बहुत इसमें ब्लीडिंग बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि इंसिजन नहीं है। रिहैबिलिटेशन टाइम बहुत अच्छा है। इसके बाद यंग एथलीट्स बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पीड से अपनी स्पोर्ट्स में वापस आ जाते हैं। अब इसमें भी आप 1 से 3 महीने में मैंने देखा है मेरे कुछ पेशेंट्स दोबारा से भागने भी लगे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी आर्थ्रोस्कोपी नी ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद माउंट एवरेस्ट तक चढ़ के आए हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट नियर 100% रिजल्ट्स ऑफ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। सबसे ज्यादा नी में होती है, दूसरा जॉइंट शोल्डर है, उसमें भी रोटेटर कफ आपने सुना होगा, बट आज हम बात कर रहे हैं नी की, तो आज हम नी के बारे में ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल है ना कार्टिलेज इंजरी बहुत हो रही है, डैमेज बहुत हो रहा है, तो इसका उपचार क्या है? जी, जो हमारा जॉइंट होता है उसकी जो परत है उसे बोला जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी बहुत प्रकार के हैं, बट नी में जो कार्टिलेज पाया जाता है उसे हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। उसके डैमेज के कारण बहुत ज्यादा हैं और एज रिलेटेड हैं। ओल्ड एज में तो जब कार्टिलेज डैमेज होता है तो हम आर्थराइटिस बोल देते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा, एक ये डिजेनरेटिव कारण है। दूसरा कारण ट्रॉमेटिक है, जो यंग जनरेशन में और एथलीट्स में या स्पोर्ट्स पर्सन में पाया जाता है। इसका इलाज सर्जरी है, इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और यंग एज में ही ज़रूरी है, नहीं तो ये घुटने बहुत जल्दी आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिक नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं तो ये कार्टिलेज की भी मतलब सर्जरी है कि जी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज डिफरेंट एंड कार्टिलेज इज टोटली डिफरेंट। नी रिप्लेसमेंट में पूरा जॉइंट ओपन होके रिप्लेस होता है। कार्टिलेज में अगर हम यंग एज में ही हम फोकल
एक किसी पर्टिकुलर जगह पे कार्टिलेज जहाँ डैमेज हो रहा है, हम जो अभी हमने आर्थ्रोस्कोपी की बात की, उसी आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी की मदद से हम जो हमारा नॉन वेट बियरिंग हेल्दी एरिया है नी का, जहाँ अच्छा कार्टिलेज है, वहां से कार्टिलेज का एक छोटा सा टुकड़ा एक्सट्रैक्ट करके ओके इस डैमेज्ड एरिया पे इम्प्लांट कर सकते हैं। इसमें प्रोसीजर्स के बहुत सारे नाम है, मोजाइकोप्लास्टी है, हमारे पास एसीआई है, ऑटोलोगस कार्टिलेज इम्प्लांटेशन। दूसरा, आजकल हम ऑटोकैड भी यूज करने लगे हैं, जिसकी डिटेल में जाना तभी संभव होगा जब पेशेंट सामने होगा और मैं उसे बताना चाहूँगा। आजकल ये पीआरपी चल रहा है, कोई इंजेक्शन देता है कि स्पोर्ट्स इंजेक्शन जी जी जी, देता है। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें हम आपी का ही 10 to 15 ml ब्लड जो है वो विड्रॉ करते हैं। एक स्पेशलाइज मशीन के अंदर उसे सेंट्रीफ्यूज करके उससे प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दैट प्लाज्मा, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और वो आपको ज्वाइंट के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। पीआरपी हम नी में भी दे सकते हैं, ऑर्थो की बात करें हम शोल्डर में भी पीआरपी दे रहे हैं, हम जॉइंट्स में दे रहे हैं। इवन डर्मेटोलॉजी की बात करें तो आजकल हेयर लॉस में भी लोग पीआरपी देते हैं, है ना। जो कॉस्मेटोलॉजी में जाएं तो लोग रिंकल्स हटाने के लिए भी फेस के पीआरपी, तो पीआरपी बेसिकली इज अ रीजेनरेटिव थेरेपी, but it is not proven to be like successful. It is good. It does not have any side effect because आप ही का ही blood है से प्लेटलेट निकाल के आपको दिया जा रहा है। इनिशियल स्टेजेस में इट इज हेल्पफुल, ये स्टेज 1 और स्टेज 2 में, बट जब डिसीज प्रोग्रेस कर गया है ज्यादा तो एक टाइम के बाद पीआरपी का यूज नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द स्पोर्ट्स इंजेक्शन? कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले होते हैं वो इंजेक्शंस देते हैं नी में कि भाई ल्यूब्रिकेंट बन जाए और आपका। जी, वो स्पोर्ट्स में नहीं, वो हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो उसमें आएगा स्टेज 1 और स्टेज 2 में। उसे हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। उसमें हमारे पास काफी वेराइटीज हैं। वो जब हमारा एक्चुअली कार्टिलेज जो परत लॉस हो जाती है तो हमारी बोन्स आपस में टकराती हैं। टकराने के कारण हमें पेन होता है, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं जो दूसरी बोन है। हम कुछ टाइम बाय करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन जॉइंट के अंदर लगाते हैं, विच इज अ विस्कस मटेरियल विच एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, ताकि जो बोन्स का टकराना है आपस में वो कम हो सके। और ये इंजेक्शन कितने महीने तक चल सकता है? लाइक इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इवन नी टू नी। ओके, यूजुअली 1 साल हम बोलते हैं, किसी में 6 महीने बाद भी दोबारा लगाना पड़ सकता है, और किसी में 2-2 साल भी नहीं लगाने की नौबत आती। और मतलब लगा सकते हैं, बार बार लगा सकते हैं? जी। अच्छा। अच्छा, आर्थराइटिस आजकल इंडिया में बहुत हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या है ये आर्थराइटिस? बेसिकली आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। ओके, कार्टिलेज का लॉस होना। अब नी जॉइंट की बात करें तो हमारी थाई की एक बोन है, 2 बोन्स हमारी लेग की हैं, और आगे जो नी कैप है उसे बोलते हैं पेटेला। अच्छा, ठीक है। तो इस जो हड्डियों की जो परत है जॉइंट की तरफ, वो कार्टिलेज है। जब वो लॉस हो जाता है तो आर्थराइटिस होता है। ओके, ठीक है। इंडिया में क्यों कॉमन है? जैसे ही अभी आपने पिछले थोड़े कुछ टाइम पहले मुझसे सवाल पूछा था कि कौन सी पोजीशन, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंडिया में हो रहा है, वो वेस्ट में भी है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी कॉमन है, बट इंडियाज में हमारे में क्रॉस लेग सिटिंग और स्क्वेटिंग और लो सिटिंग का काफी ज्यादा रिवाज है, और एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, हम जमीन पे बैठ रहे हैं, तो इस कारण जो आर्थराइटिस है वो इंडिया में काफी कॉमन है। और कहा जा सकता है कि डाइटरी थिंग्स, यस, डाइट हैज एवरीथिंग टू डू। ओवरवेट में और ओबीस पर्सन में इट इज अ कॉमन cause to have it, it's overweight और obesity is a common cause for arthritis, और डाइट खराब होने के कारण आपका वेट संतुलन में नहीं है। आपको ये एक तो इसके बारे में बताइए, जॉइंट रिप्लेसमेंट या आर्थ्रो सर्जरी ये कब जरूरी होती है? कब आपको लगे कि हाँ भाई अब तो बस सहन ही नहीं हो रहा, उठा ही नहीं जा रहा, कि जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको डॉक्टर के पास जाने में और आर्थ्रोप्लास्टी के बीच में समय कितना देना है ये आपको ही डिसाइड करना है। 4 स्टेजेस होती हैं नी आर्थराइटिस की, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप पहले ही स्टेज पर हमारे पास आएं, तो इस सर्जरी को जितना डिले हो सकता है उतना हम करेंगे। स्टेज 1 में और कुछ कुछ जगह स्टेज 2 तक में हम आराम से मेडिसिन्स, जो कि अगर आपको 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार पेन किलर लेना पड़ रहा है तो डेट इज फाइन। रोज लेना पड़ रहा है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर किडनी एज वेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। आपको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस
करना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 1 में अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे अच्छा फिजियोथेरेपी का रेजिम देते हैं। प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी की मदद से वो एक बार वो एक्सरसाइजेस सीख के, बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं, वो घर पे आराम से बिना किसी की मदद से कर सकता है। फिर स्टेज 2 to 3 में हम 2 तक में बात करें तो अभी जो आपने इंजेक्शंस जो मैंने एक्सप्लेन किए वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। हाँ, स्टेज 4 में जब हम बोलें कि हमारा ट्राई कंपार्टमेंटल, तीनों कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस हो गया है, तब हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। इनफैक्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट से पहले भी स्टेज 3 में आज की डेट में हम बात करें तो हमारे पास रीअलाइनमेंट प्रोसीजर है। हम ऑस्टियोटमी कर सकते हैं, जिसे हाई टीबियल ऑस्टियोटमी कहते हैं, यंग टू मिडल एज में, और जिनका बीएमआई बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो लेस देन 40 है और एक साइड का कंपार्टमेंट प्रिजर्व है, दूसरी साइड का खराब है, तो उसमें हम यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। आपने सुना, अभी टीकेआर सुना होगा आज आपने, लेकिन एक यूकेआर होता है, आधा नी रिप्लेस हो गया। अच्छा अच्छा। उसमें जो साइड हेल्दी है उसका कार्टिलेज हम नहीं डिस्ट्रॉय करते, डैमेज साइड का ही रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। और अगर पूरा ही घुटना खराब है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट का आपने नेक्स्ट सवाल पूछा कि क्या सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट क्या है और इसके मिथ्स क्या है, क्योंकि सब लोग घबराते हैं कि अरे भाई पता नहीं ये घुटना चलेगा कि भी नहीं चलेगा, और फिर हम लोग इतने एक प्रॉपर जिंदगी, डेली रूटीन की जिंदगी प्रॉपरली जी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग तो ऑलरेडी अफेक्ट हो रही है, तभी आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं। जी, ये मिथ्स बहुत कॉमन है, लेकिन ये जैसा कि बताया ये मिथ है और ये सच में मिथ है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है जिसके मोर देन 90 to 95% सक्सेस रेट है। इसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें योगदान दोनों का होता है, डॉक्टर का भी और पेशेंट का भी। सर्जरी के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, बट हम एडवाइस करते हैं कि आप जंपिंग और लो सिटिंग अवॉइड कीजिए। आप जितना चाहे उतना वॉक कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं और अपनी जिंदगी पहले जैसी जी सकते हैं, विदाउट पेन जी सकते हैं। बहुत सारे फॉलोअप के पेशेंट्स हैं हमारे पास 10-15 साल पहले भी जिनका टीकेआर हुआ था, दे आर लिविंग वेरी फाइन, और ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बहुत सी सेफ, सिक्योर और मोस्ट रिवार्डिंग और है सक्सेसफुल सर्जरी। आपने एक बार अपने दोनों के बातचीत के दौरान आपने बताया था कि नॉर्मली हम लोग सर्जरी 65 के बाद रिकमेंड करते हैं, या उससे भी लेटर रिकमेंड करते हैं, ताकि उनकी आगे की लाइफ जो भी 15-20 ईयर्स तक चले, घुटना तो अच्छी तरह से चलता रहे। जी जी जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर भगवान का बनाया हुआ जॉइंट ही लाइफ लॉन्ग नहीं चल पाया, तो एक मैन मेड जॉइंट जो है उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, जो यूजुअली इसमें भी बहुत सारी डिस्पैरिटीज हैं, बट आई वुड से 20 साल, 20 ईयर्स। अब लेकिन आपका जॉइंट आप बोलो कि मैं 50 ईयर्स के हैं या 55 ईयर्स के हैं, बट आपके नीज इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वो 70 ईयर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप वेट करो कि नहीं मैं 60 या 65 के बाद ही नी रिप्लेसमेंट कराएंगे, तो आप अपने बाकी जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डालेंगे। अगर आपकी डिफॉर्मिटी भी आ चुकी है 50s में ही, मैंने 51 ईयर्स के पेशेंट्स का भी टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है, और 65 ईयर्स के पेशेंट्स को भी मैंने टोटल नी रिप्लेसमेंट डिले किया है कि नहीं थोड़ा और टाइम लेते हैं, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इट डिपेंड्स आपका कितना डैमेज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रॉपर एक्सरे करके हम देख लेते हैं कि कितना जॉइंट हमारा प्रिजर्व है और कितना खराब है, उसके अकॉर्डिंग जो रेजीम बेस्ट सूटेड है वही फॉलो करना चाहिए। इज नी रिप्लेसमेंट ओनली ऑप्शन? अभी मैंने बताया, नो इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। आप कौन सी स्टेज पे हमें मिलते हैं। स्टेज 1 पे हम एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, स्टेज 2 पे इंजेक्शंस का रोल है, बट स्टेज 3 और 4 पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डॉक्टर साहिल जरूर से आपके क्वेरीज का जवाब देंगे। धन्यवाद।